एवरीवन, हाउ इज द जोश? क्या हाल हैं आप लोगों के? ऑल इज वेल? सो आर यू रेडी फॉर द टुडेज सेशन? पक्का? श्योर? कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं भाई? आज ये तो पता है ना कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। आज का सेशन मैं आपको बता दूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैं जिन टॉपिक्स को कवर करूंगा ना, उनका वेटेज काफी ज्यादा है। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आज जिस प्रोफाइल को मैं कवर करने वाला हूं ना, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब आज का जो टॉपिक है ना कंडक्टर्स में, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मैं आप लोगों को इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले ये बता देता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग ये डिसाइड कर पाए कि ये सेशन आप लोगों के लिए है या नहीं। मतलब कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आज का सेशन हमें अटेंड करना है या फिर नहीं करना है। देखिएगा, मैंने यहाँ पे पहले से टॉपिक्स लिखे हुए हैं कंडक्टर्स में। सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा किसकी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द प्लेट्स। उसके बाद चर्चा होगी शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑन द कंडक्टर, और लास्ट में जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अर्थिंग। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। और देखिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो इस प्रोफाइल के कई सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, हाँ या ना भाई? ओके। इसी तरीके से सिमिलरली देखिए, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं आज एक बात और बता देता हूं कि आज के सेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन लिखूं, आंसर बता दूं और आगे एक स्टेप बढ़ जाए। आज हर उस मुद्दे पे चर्चा करनी है जहां पर जनरली हमें डाउट्स आते हैं। मैं जान रहा हूं कि ये सेशन वही स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे होंगे जिन लोगों ने ये टॉपिक इससे पहले कभी ना कभी पढ़ा तो होगा, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे, या फिर जब वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते होंगे तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में उन्हें चैलेंज फेस होता होगा। एम आई राइट? मतलब मैं ये एक्सपेक्ट तो कर सकता हूं ना भाई कि आपने डेफिनेटली इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस देखे तो हैं, लेकिन क्या है, कंफ्यूजन्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें उतनी ज्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किन फंडों का यूज होता है, या फिर हो सकता है कि हमने सिर्फ रिजल्ट्स याद कर लिए हों लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन अपन को डिटेल में ना पता हो। इसी तरीके से मैं आगे भी बता देता हूं आपको, यहां पर इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसमें हमने कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक। फिर अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो उस केस में चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग ऑलमोस्ट हर प्रोफाइल का क्वेश्चन जो आज से पहले कभी किसी एग्जाम में पूछा गया हो या आपने कभी किसी बुक में सॉल्व किया हो, वो हर प्रोफाइल का क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। हाँ देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर उस मुद्दे पे चर्चा करूंगा जहां पे आपको डाउट्स रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपको कैसे पता? यार इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर साल स्टूडेंट से डील करता हूं, तो मुझे पता है ना कि वहां पर कहां ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां आप लोगों को डाउट आता है। तो आपके कई सारे डाउट्स तो मुझे ऑलरेडी पता है। तो आज ये समझ लीजिए, ये सेशन जो है ना, इसमें सिर्फ लेक्चर डिलीवर नहीं किया जाएगा, इवन आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा, इवन वैसे तो मैं काफी सारे डाउट्स ऑलरेडी कलेक्ट करके आया हूं, मैंने ऑलरेडी अपने पास लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो मैं आपको बीच बीच में मौका देता रहूंगा। आप अपने डाउट्स लाइव चैट में लिख करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे ना, जब तक आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है ना। मैं आपको बता देता हूं कि आप इस लेक्चर को कहीं से कितने बार भी पढ़ लीजिएगा, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा चैलेंज आएगा। तो आज आपको क्या करना है भाई, अपने जो भी डाउट्स है ना, जब मैं आपको मौका दूंगा तो अपने डाउट्स पूछने हैं। इट शुड बी अ टू वे कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ऑनलाइन मोड है, मैं पढ़ा रहा हूं, बस आप पढ़ते चले जा रहे हैं और आप अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बराबर बिल्कुल वैसा ही इंटरेक्शन होना चाहिए जैसा हम लोगों के बीच में ऑफलाइन क्लासेस के दौरान रहता है। ओके, मतलब ऐसा एक भी स्टूडेंट को फील नहीं आना चाहिए
कि ये इस समय सेशन जो है वो आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। यार ये चर्चा हमने कई बार की हुई है, मतलब आप लोगों ने डेफिनेटली टॉपिक पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कि दो तरह की शीट हो सकती है, एक नॉन कंडक्टिंग और दूसरी कंडक्टिंग शीट। मुद्दा ये है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर कई बार आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, और कई बार जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। पहला, हमें ये समझ नहीं आता कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दूसरा कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग अगर है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि हम इनकी वजह से फील्ड लिख पा रहे हैं या नहीं। अच्छा एक और बात बता देता हूं, इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या हुआ, आपको क्या लगता है? इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे शीट जिसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा? किस शीट को इनफाइनाइट बोलोगे, किसको फाइनाइट बोलोगे? सुने ध्यान से। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक पॉइंट P कंसीडर किया और मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, मतलब पॉइंट P इज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इस पॉइंट P का यहां से जो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस D है, तो अगर ये डिस्टेंस D जो है वो बहुत कम हुआ एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द प्लेट, तो हम ये कह सकते हैं फॉर अ गिवन पॉइंट P ये जो प्लेट है ना वो इनफाइनाइट होगी। क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए इस प्लेट के जो डायमेंशंस है ना, मतलब इसकी जो लेंथ है ना, सपोज ये 5 मीटर है और मेरा जो पॉइंट P है ना वो इस सरफेस से 1 mm की दूरी पर है। तो आप एक समझ पा रहे होंगे इस बात को कि 1 mm उस 5 मीटर के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो ये जो पॉइंट P है ना, इसको बोला जा सकता है कि इसके रेफरेंस में ये शीट क्या है, इनफाइनाइट है। समझे मेरी बात? लोगों को लगता है इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी शीट भैया जिसके डायमेंशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। नहीं भैया, ऐसा नहीं। इट्स अ रिलेटिव वर्ड। आप जिस पॉइंट पर इंटरेस्टेड है ना भाई, उस पॉइंट से जो प्लेट का डिस्टेंस है वो काफी कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो डी की वैल्यू है ना वो एज कंपेयर टू एल बहुत कम है। ओके चलिए अब देखिएगा, अगर ये शीट नॉन कंडक्टिंग है और मान लीजिए इसका एरिया ए है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट अगर आपने इसको चार्ज क्यू दिया, कितना दिया, चार्ज क्यू दिया, तो इसकी वजह से जो फील्ड होता है ना, पहले तो लिख लेना, इसकी वजह से जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये शायद आपने इससे पहले कभी प्रूफ भी किया हो। अगर आप कभी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो डिस्क के आप अगर काफी क्लोज आ जाते हैं तो डिस्क के काफी क्लोज वाले पॉइंट्स पे जो फील्ड होता है ना, ये वही वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज व्हाट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे आपने चार्ज क्यू दिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे क्यू डिवाइडेड बाय ए। सिग्मा इज व्हाट, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सहमत हो? पक्का? तो मैं सिग्मा की वैल्यू लिखूंगा क्यू बाय ए, और अगर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो इस एक्सप्रेशन को लिख दूंगा क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि एक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर सिग्मा के टर्म्स में लिख रहे हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात करता हूं कंडक्टिंग प्लेट की। अब देखो कंडक्टिंग प्लेट में तुम्हें एक बात पता है कि अगर इसको चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही लाई करेगा, कोई भी चार्ज वॉल्यूम के अंदर लाई नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर अ कंडक्टर इज 0। तो अगर मैंने इसको चार्ज क्यू दिया तो ये जो चार्ज क्यू है ना वो आउटर सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर सपोज मैं ये कहता हूं कि इधर क्यू बाई 2 चार्ज आ गया और इस प्लेट पे क्या आ गया, क्यू बाई 2 चार्ज आ गया। तो अगर आपके पास कंडक्टिंग प्लेट है तो मुद्दा ये है कि कंडक्टिंग प्लेट हैज 2 सरफेसेस, एक इधर वाली और एक इधर वाली। हाँ या ना भाई? तो यहां पर मैं कहूंगा कि यार इन दोनों सरफेसेस पर चार्ज है। अब मैं आपसे कहूं कि यार इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, सोचिए आप क्या लिखेंगे। तो देखना यार सिंपल सी बात है, मेरे पास ये 2 प्लेट है, मैं इंडिविजुअली दोनों प्लेट की वजह से लिखूंगा और ऐड कर दूंगा। तो मैं कहूंगा कि यार इस वाली प्लेट की वजह से यहां पे क्या लिखूंगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। और इस वाली प्लेट की वजह से भी क्या लिखूंगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के अगर आप टर्म्स में लिखेंगे ना तो ये टर्म आ जाएगा क्या पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने 2 टर्म क्यों लिखे ये समझ में आ रहा है?
बिकॉज अ कंडक्टिंग प्लेट हैज टू सरफेसेस। पक्का सहमत हो? क्योंकि आप जो भी चार्ज दोगे वो पूरा का पूरा चार्ज दो सरफेसेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टिंग प्लेट को आप ऐसे डील कर रहे हो जैसे कि आपके पास दो प्लेट्स हैं। तो यहां पर कंडक्टिंग प्लेट्स के केस में ये जो फील्ड है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, फाइनल जो रिजल्ट है ना वो ये और ये सेम ही है। मतलब एक्चुअली इस केस का सिग्मा और इस केस का सिग्मा सेम नहीं है। अगर मैं पूछूं कि इस केस में सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस वाली सरफेस का एरिया बेटा ए है, लेकिन चार्ज q बाई 2 है, यस और नो। और अगर बेटा चार्ज q बाई 2 है तो इस पे क्या लिखोगे तुम, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी q बाय 2a। यहां पे सिग्मा की वैल्यू थी q बाय a, सिग्मा चेंज हो गया। और बेटा अगर इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो जल्दी से बताओ यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर इन टर्म्स ऑफ क्यू बात करें ना तो पता है जीवन में तुम्हें कभी कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। और खुद सोचो यार, ये प्लेट कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, पॉइंट पी पर फील्ड की वैल्यू तो सेम ही आनी है ना। एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। अगर आप ऑब्जर्व करें इस केस में भी q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था और इस केस में भी फील्ड q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। तो मैं तो आपको पता है क्या रिकमेंड करूंगा यार, हमेशा q के टर्म्स में याद रखो। अगर एक कंडक्टिंग प्लेट है और एक कंडक्टिंग प्लेट पर अगर चार्ज q है तो उसकी वजह से जो फील्ड होता है वो q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर तुम सिग्मा के टर्म्स में याद रखोगे ना तो कई बार तुमसे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लोगों को ये पता है, मुझे पता है आप में से कितने लोगों को ये बताओ ये याद था कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हाउ मेनी ऑफ यू याद था? जल्दी बताओ, याद था ना। लेकिन गलती कहां होती है कि जब हम सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं। मैंने पूछा सिग्मा क्या है, लोगों ने कहा q बाय a, लेकिन बेटा q बाय a नहीं है, क्योंकि एक सरफेस पर अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो q बाय 2 हुआ है, तो q बाय 2a है। क्या बात सहमत हो? क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? और देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, जैसे कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना यार कि मैंने अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो q बाय 2 किया। कल ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कि इस वाली सरफेस पर और इस वाली सरफेस पर जो चार्ज है वो सेम ना हो, तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा? सोच के बोलना। मैंने जो सवाल पूछा सुन लेना ध्यान से। क्या है, मान लो ये रही तुम्हारे पास प्लेट और मैंने इसको चार्ज q दिया, ठीक। मान लीजिए उस q चार्ज में से बाहर वाली सरफेस पे चार्ज q1 आ गया और इस वाली सरफेस पे जो चार्ज आया वो कितना आ जाएगा, q माइनस ऑफ q1। मान लीजिए ऐसा है कि इनर और आउटर सरफेसेस पे जो चार्जेस हैं वो सेम नहीं है। और अब मैं अगेन आपसे पॉइंट पी पर फील्ड पूछना चाहूंगा, मुझे जल्दी से बताइए पॉइंट पी पर फील्ड क्या आएगा, क्या इस बार चेंज आएगा? मैं आपको बता दूं कि इस बार भी पॉइंट पी पे जो फील्ड आएगा ना दैट इज q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, फर्क ही नहीं पड़ता। और आप इस बात को बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? सुनेगा ध्यान से। ये आपके पास एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, पक्का बेटा? इस वाली प्लेट की वजह से बताओ क्या लिखोगे, इस वाली प्लेट की वजह से तुम लिखोगे q1 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और इस वाली प्लेट की वजह से क्या लिखोगे, देखो बहुत सिंपल है, एक प्लेट की वजह से q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यस और नो, या सिग्मा बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वही लिख रहा हूं। यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे q1 बाय a जो ये टर्म लिखा हुआ है ये उस वाली सरफेस की चार्ज डेंसिटी है, इसको मैं सिग्मा 1 बोल सकता हूं। सहमत हो? ठीक है। अब बताना इस वाले की वजह से क्या लिखोगे भाई, सोच लीजिए। इसकी वजह से क्या लिखोगे, q माइनस q1 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो समझ आ रहा है ना आप लोगों को? तो एक बात बताना, ये वाला क्या लिखा हुआ है टर्म, ये तुम्हें सिग्मा 2 दिखाई दे रहा हो। मैंने कहा कि इन दोनों को यार ऐड कर दो, अगर तुम ऐड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर तो क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आएगा q1 प्लस q माइनस q1, q1 से q1 कैंसिल, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो बता रहा था। अननेसेसरी लोगों को कंफ्यूज किया जाता है और एग्जामिनर को यह पता होता है कि तुम गलती करने वाले। मुद्दे की बात समझो कि अगर एक प्लेट पे चार्ज q है ना, तो चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का रहे, चाहे चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, अगर आप
प्लेट के नियर बाय किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दैट विल ऑलवेज बी द Q, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन अ प्लेट डिवाइडेड बाय द 2a एप्सिलॉन नॉट। ऑब्जर्व करिए, यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर सिग्मा के टर्म्स में भी लिखेंगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ? पक्का? सोच लीजिए आराम से फटाफट और नोट करिए इस बात को जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। मतलब यहां से तुम्हें देख करके देखो, मैंने तीनों केसेस लिए हैं। पहले मैंने चर्चा करी किसकी बेटा, नॉन कंडक्टिंग। एक्सप्रेशन देखो, क्यू के टर्म्स में एक्सप्रेशन देखो, सिग्मा के टर्म्स में देखोगे फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है सिग्मा चेंज हो सकता है, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू के टर्म्स में देखो, तीनों बार जो मैंने केसेस लिए तीनों में प्लेट पे चार्ज क्यू था, और तीनों केसेस में फील्ड की वैल्यू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट ही आ रही है। कौन कहता है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट में फील्ड कुछ और होता है और कंडक्टिंग प्लेट में फील्ड कुछ और होता है? मैंने तो प्रूफ कर दिया भाई, तीनों केस में फील्ड का एक्सप्रेशन तो सेम आ रहा है ना, यस और नो? हाँ भाई, बिट्टू भैया क्लियर है एकदम? अक्षत, ऑल इज वेल? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ता हूं फिर। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको क्या बोला गया? देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टिंग प्लेट है, इस पर चार्ज क्यू दिया है। देखो हमेशा याद रखना, कंडक्टिंग प्लेट की दो सरफेस होंगी। तो यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। मतलब इस वाली सरफेस पे, मान लीजिए बेटा इस सरफेस को मैंने ए सरफेस बोल दिया और इस सरफेस को मैंने बी सरफेस बोल दिया। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये बताइए कि ए और बी सरफेस पे चार्जेस क्या होंगे। तो मान लीजिए यार इस वाली सरफेस पे चार्ज क्यू है, यस, तो इस वाली सरफेस पे चार्ज कितना होगा? क्यू माइनस क्यू। तो मुद्दा ये है कि हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, फ्रॉम अ बेसिक, धीरे धीरे अपना लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और अप टू द एडवांस लेवल पहुंचना है। क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर बेसिक फंडामेंटल अप्रोच। जिसको बेसिक्स क्लियर है ना, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर सकता है। तो देखो अभी मैंने तुम्हारे सामने एक सिंगल प्लेट ली है, उस पर चार्ज क्यू दिया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम्हें बताना है फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ अ प्लेट। जल्दी से भाई सॉल्व करना है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था सेशन के स्टार्ट में कि कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे और हर सवाल को मेरे साथ बराबर अटेम्प्ट करोगे। कैसे? हाउ विल यू अप्रोच? हाँ भैया व्योम शर्मा बताइए कैसे करोगे? एक बात बताना मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। इफ आई विल कंसिडर अ पॉइंट P इनसाइड अ प्लेट, दिस पॉइंट P इज इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? जल्दी से बताओ कितना होगा? जीरो। ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। नेट फील्ड इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर विल बी जीरो। क्या याद आ रहा है आप लोगों को ये बात? बस खत्म हो गया। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से देखिएगा, पॉइंट P पर एक्चुअली तीन वजह से फील्ड आएगा। एक तो इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है Q, उसकी वजह से फील्ड आएगा। उसकी वजह से फील्ड आगे की तरफ आएगा। कितना आएगा बेटा? Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? पॉइंट P पर निकाल रहा हूं, इसकी वजह से मैंने कहा आगे की तरफ, प्लस E नॉट, एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी है अलोंग द एक्स एक्सिस। यस और नो? ठीक है। इस वाले की वजह से कितना आएगा? Q माइनस क्यू की वजह से बेटा इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसकी वजह से फील्ड अगर इस पॉइंट पर हम लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा? Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। यहां तक समझ में आया? लेकिन तुम्हें ये समझ में आ रहा है नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। अब नेट फील्ड जीरो होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब का समेशन करके जीरो कर दो। अब सुनना, यहां तक मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अगला डाउट कि सर आपको कैसे पता चला कि इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव ही होगा? क्योंकि आपने ये बोला ना कि इसकी वजह से पॉइंट P पे जो फील्ड है वो इधर होगा। ये तो तभी संभव हो सकता है ना जब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो। यस और नो? तो पहला डाउट ये
कि आपको कैसे पता चला कि फील्ड जो है बाहर की तरफ होगा, अंदर भी तो हो सकता है टुवर्ड्स द प्लेट अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ। तो देखो यार ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है मैथ्स की, तुमने टेंशन नहीं लेनी है। तुम तो भाई बहुत पॉजिटिव इंसान हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि सारी प्लेट्स पे जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मानते हुए तुम अपनी इक्वेशंस लिखो, और पॉजिटिव मानते हुए तुम अपनी इक्वेशंस लिखो और इक्वेशंस को सॉल्व करो। अगर किसी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा ना तो मैथ्स अपने आप बता देगा कि तुम्हें कहां पर क्या चेंज करना है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार कर चुके हैं। जब भी हमारे सामने अननोन होते हैं ना तो हम उनके डायरेक्शंस के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। बहुत बढ़िया शानदार बात बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। फिजिक्स में कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। कई बार हम सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पता होता। कई बार हम स्ट्रिंग में पुली ब्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन नहीं पता होते। क्या करते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हो ना और अपनी इक्वेशंस लिखते हो। जब तुम अपनी इक्वेशंस लिखते हो तो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मैथ्स अपने आप बता देता है कि कौन से ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर होगा और किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। क्यों भाई जनाब, कुछ याद आ रहा है? ऐसे जब सर्किट सॉल्व करते हो अपने हिसाब से तुम डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हो, और उसके बाद जब सॉल्व करते हो तो इक्वेशंस खुद बता देता है कि कहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट सही माना था और कहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट गलत माना था। यू डोंट नीड टू कंसर्न अबाउट द डायरेक्शंस। तो यहां पर किस सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, किस सरफेस पे चार्ज नेगेटिव होगा, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? जल्दी से फटाफट बताइएगा। ये रहा पॉइंट P जहां पे मैंने फील्ड लिखा है। अब क्या करना है, जीरो करना है बेटा। जीरो करना है तो आगे वाला फील्ड माइनस पीछे वाला फील्ड, मतलब मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E नॉट माइनस इधर वाला जो फील्ड है दैट इज Q माइनस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कर देंगे, जीरो। मुझे लगता है कि इसके आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। मैं कहूंगा 2 एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी Q प्लस E नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, इज इक्वल टू Q माइनस ऑफ Q। ये आया आपके सामने एक्सप्रेशन। यहां से आप Q को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यहां पे बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2Q इज इक्वल टू Q माइनस E नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q कैलकुलेट करना था आपको, तो यहां से भैया 2 को सरका रहे हैं नीचे की तरफ, देख लेना भैया कैलकुलेशन। Q को नीचे की तरफ सरका दिया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q बाई 2 माइनस E नॉट मल्टीप्लाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्या कहना है जनाब आप? दिस इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस। स्मॉल q आ गया, मुझे लगता है इस वाली सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा। हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता रहा हूं 95% स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। वो समझ ही नहीं पाते कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने माना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया, कहां पर, इस प्लेट के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नेट फील्ड इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो। और देख आंसर आपके सामने आ चुका है। हाँ भाई, क्या सीन है आप लोगों का, समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए फटाफट जल्दी से। क्लियर है? ओके नाइस, ग्रेट। तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, तैयार हैं? देखिए सेशन में आज हो सकता है कि आपके 15-20 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं लेक्चर लेता हूं ना, मेरा मेन मुद्दा ये होता है कि भले कम टॉपिक्स कवर करें लेकिन हर टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो देखो समय की परवाह मत करना। अगर तुम सोच रहे हो कि सर जल्दी से कवर कर दें तो मैं कहूंगा कि यार प्लीज अभी ही सेशन को छोड़ के चले जाओ। मैं यहाँ पे कोई एक वन शॉट वीडियो नहीं बनाने वाला कि 1 घंटे में तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। भैया मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पक्का? तैयार हो? चलिए आगे बढ़े। फिर देख लीजिए हेडिंग क्या डली हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट। ये है वो प्रोफाइल जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ऑन द सरफेसेस ऑफ प्लेट। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। मान लीजिए 2 प्लेट्स,
इनके बीच का ये सेपरेशन d है। पहले मैं बता दूं कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेकर के चल रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है ना, ये एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ अ प्लेट काफी कम है। ठीक, यहाँ पर इस वाली प्लेट नंबर 1 पे जो चार्ज है वो Q1 है और प्लेट नंबर 2 पे जो चार्ज है वो Q2 है। मुझे यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। आपको समझ में आ रहा है, हर प्लेट पे 2 सरफेस होंगी और 2 प्लेट हैं तो टोटल 4 सरफेस होंगी। तो आपको यहाँ पे सरफेस नंबर A, सरफेस नंबर B, सरफेस नंबर C और सरफेस नंबर D पर चार्ज बताना है क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। आगे ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जहां एक्सटर्नल फील्ड भी होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, जिसमें से एक प्लेट पे चार्ज Q1 है जनाब और दूसरी प्लेट पे चार्ज Q2 है। तो हमें बताना है कि ABCD सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मैं चाहूं तो डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूं, लेकिन नहीं, रिजल्ट डायरेक्ट बताने से क्या होता है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद हो जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। तो इसलिए मैं पहले आपको प्रूफ करूंगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पर हाँ, मैं यहां एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटे? गॉसियन सरफेस। ये तुम्हारे सामने एक गॉसियन सरफेस बनाई है इस तरीके से, ये दिखाई दे रही है। मान लीजिए सिलेंडर है, क्या है ये आपके सामने? सिलेंडर है। कहोगे आप सर सिलेंडर तो नहीं दिख रहा, ये लो भैया अभी दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये मैंने गॉसियन सरफेस ली। इस गॉसियन सरफेस की जो 2 फ्लैट सरफेसेस है ना, ये फ्लैट सरफेसेस जो हैं वो कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर है। और मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको बता दूं। आई वॉन्ट टू फाइंड द टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस। मुझे यहां से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिलेंडर है, 2 फ्लैट सरफेसेस हैं, पहले उनसे फ्लक्स निकाल लेता हूं और फिर उसके बाद ये जो आपको कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रही है उससे फ्लक्स निकालूंगा। ठीक, एक बात बताना, व्हाट इज द फील्ड इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर? 0। सेम कहानी यहां होगी, यहां भी बेटा E की वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक बात बताना, इन फ्लैट सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। पक्का? श्योर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस पर। आपको समझ आ रहा होगा कि इन 2 कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेट्स के, इस तरीके से। लेकिन इस कर्व्ड सरफेस पर अगर फ्लक्स निकालना है तो आप जानते हैं कि जब फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो E डॉट DA करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? ये होता है भाई गॉस लॉ, आपको याद होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा इस कर्व्ड सरफेस पे जल्दी से बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? तो ये वाला जो वेक्टर है ये है तुम्हारा DA वेक्टर। कौन सा वेक्टर? DA वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जल्दी से बताना, E और DA के बीच का एंगल 90, और अगर एंगल 90 है तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो ये टर्म क्या हो गया? 0। पता है तुम्हें? समझ आ रहा है एक बात, इस पूरे सिलेंडर से नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 आ रही है। क्या ये बात डाइजेस्ट हो पा रही है? सोच लो आराम से। फ्लैट सरफेस से 0, क्योंकि फ्लैट सरफेस कहां है? कंडक्टिंग प्लेट के अंदर। और कर्व्ड सरफेस से इसलिए 0 हो गया क्योंकि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भाई। क्या कहना है आपका? अच्छा एक बात बताना, अगर फ्लक्स 0 हो गया, कैन आई से दैट कि Q एनक्लोज्ड 0 होगा? और Q एनक्लोज्ड 0 होने का मतलब क्या हुआ? जरा ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर ये वाली सरफेस आ रही है और ये वाली सरफेस आ रही है। इन सरफेसेस पर जो भी चार्ज होगा वो गारंटी है इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके सामने कंडक्टिंग प्लेट रखी होती है ना, तो उनकी जो फेसिंग सरफेसेस होती हैं, हमेशा फेसिंग सरफेसेस पे जो चार्ज होता है ना, सुन लेना ध्यान से, हमेशा फेसिंग सरफेसेस पे जो चार्ज होता है ना वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। वो मैं प्रूफ कर चुका हूं, क्योंकि Q एनक्लोज तभी 0 हो सकता है जब यहां पे चार्ज और यहां पे जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। पहली बात, ये डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई? और ये ऑलवेज वैलिड है। इवन यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड भी होता ना तो भी ये वैलिड होता। अगर यहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो भी ये वैलिड होता। शर्त ये कि वो फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए था। समझ आया?
चलिए, तो पहला कंक्लूजन हम यहां पर ये लिख सकते हैं, फेसिंग सरफेसेस ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। नोट कर लीजिएगा भाई, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक बात तो मुझे समझ में आ चुकी है कि अगर मैं कहता हूं कि इस वाली सरफेस पे चार्ज x है तो इस वाली सरफेस पे चार्ज माइनस ऑफ x होगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस इतना पता चला है कि इक्वल एंड अपोजिट है, x की वैल्यू थोड़ी पता चली है। इतने एक्साइट क्या हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रखो, ज्यादा एक्साइट मत करो। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई ना, एटम से बाहर निकल जाओगे, बैठे रहो, एक्साइट मत हो। कुछ लोग सोच रहे हैं एकदम से, अरे सर आंसर आ गया, आंसर कहाँ आया, अभी तो ये पता चला है कि इक्वल एंड अपोजिट हैं, शब्द रखो। अब आगे बढ़ता हूं, मान लो यार मैंने यहां पर एक पॉइंट P कंसिडर किया, पॉइंट P पे जल्दी से बताना नेट फील्ड क्या होगा। पॉइंट P पे वही सेम कहानी, तुम कहोगे कि सर नेट फील्ड 0 होगा। अब पॉइंट P पर फील्ड कितने सरफेसेस की वजह से आएगा, 4 की वजह से आएगा। कौन कौन से, एक तो ये वाली सरफेस, यस और नो, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। इंटरेस्टिंग बात ये है कि फेसिंग सरफेसेस की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड जो आएगा ना, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैसे, मान लो यार ये x की वैल्यू पॉजिटिव होती, क्या होती, पॉजिटिव, तो इस x की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड आता वो किस डायरेक्शन में आता। अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती तो उसकी वजह से जो फील्ड आता वो इधर आता या नहीं आता भाई। और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड कहां आता, टुवर्ड्स द प्लेट, ये तो पता होगा ना, पॉजिटिव की वजह से अवे होता है, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होता है, तो ये नेगेटिव होती तो इसकी वजह से फील्ड इधर आता। तुम्हें एक बात समझ आ रही है ना कि पॉइंट P पर फेसिंग सरफेसेस की वजह से फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में आएगा, डायरेक्शन, और तुम्हें पता है चार्ज दोनों पे सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पॉइंट P पर जो भी फील्ड आएगा ना, पता है वो फील्ड किसकी वजह से आएगा, सिर्फ आउटर सरफेसेस की वजह से आएगा। मान लो यार इस वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना हो गया, Q1 माइनस एक्स, और इस वाली सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, Q2 प्लस एक्स। चार्ज कंजर्वेशन उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा, क्योंकि अगर तुमने मान लिया अंदर वाली सरफेस पे चार्ज x है तो बाहर वाली पे Q1 माइनस एक्स हो जाएगा। मेरे भाई सहमत हो जनाब, समझ आ रहा है? तो जल्दी से बताना, अगर इस वाली सरफेस पे चार्ज माइनस ऑफ एक्स है तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज Q2 माइनस एक्स या Q2 प्लस एक्स, Q2 प्लस एक्स। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज कंजर्व है भाई। बहुत बढ़िया, पॉइंट P पर फील्ड लिखना है। Q1 माइनस एक्स की वजह से मैं अगर फील्ड लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इधर आएगा, बाहर की तरफ। कितना आएगा जल्दी बताओ, ये तुम्हें याद है, चार्ज अगर Q1 माइनस एक्स मान रहे हो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। और इस वाले की वजह से कितना आएगा पॉइंट P पर, इस वाले की वजह से इधर आएगा और डायरेक्शन इधर है, लेकिन लिखोगे क्या, Q2 प्लस एक्स बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे चल रहा है पक्का, और x और माइनस एक्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। जल्दी से बताना, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू मैथमेटिकली बराबर होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और अगर मैथमेटिकली बराबर होनी चाहिए तो जनाब जल्दी से बताना, क्या मैं यहाँ पर ये लिख दूं क्या, Q1 माइनस एक्स बटे 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल्स टू Q2 प्लस एक्स बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे चमका क्या, तो जल्दी बताओ, 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया पक्का। तो यहां पर जब ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो जरा ध्यान से देखना, x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट है तुम्हारा भी पक्का, x में ही इंटरेस्ट है ना। अरे भैया x में इंटरेस्ट रखना बहुत जरूरी है। जल्दी से देखिएगा यहाँ पे, बताइए क्या लिखेंगे आप, Q1 माइनस Q2 बराबर 2x। x की वैल्यू बताओ जल्दी से बेटे क्या आ रही है, x की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 बाय 2। ये लो भैया x आ गया। अरे आया कि नहीं आया भैया x? अगर जनाब x आ गया है तो बताना आउटर सरफेस पे चार्ज लिख पाओगे। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना था, Q1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2 बटे 2। यस और नो? तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट किया तो 2Q1 माइनस Q1, जरा चेक करो कैलकुलेशन, क्या Q1 प्लस Q2 बटे 2 आ रहा है। और जरा यहाँ पे देखो, ये है Q2 प्लस एक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, घबराओ मत, अभी ट्रिक बताऊंगा याद हो जाएगा सब कुछ। Q2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करो Q1,
कितना Q2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है Q1 माइनस Q2 बटे 2। हाँ या ना भाइयों? तो जल्दी से बताना, यहाँ पे जब तुम ये लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है तुम्हारे पास, अगेन फिर से Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ रहा है। आउटर सरफेसेस ऑफ अ प्लेट पर जो चार्ज है वो बराबर है और टोटल चार्ज का आधा है, मतलब कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं भाई, कद्दू कहां से कट गया? अरे इस वाली प्लेट पे चार्ज Q1 और इस वाली प्लेट पे चार्ज Q2, तो बताओ पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। तो हमेशा याद रखना आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, आधा कर दिया, और इस वाले पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। और अगर बाहर वाली सरफेस पे चार्ज आ गया ना तो अंदर वाले सरफेस पे तुम चार्ज कंजर्वेशन से निकाल लोगे। लेकिन ये बात सबको पता होती है, प्रूफ नहीं पता होता तो कम से कम रट्टा तो मार ही लेते हैं। और फिर दिक्कत कहां आती है पता है, जब थोड़े से अच्छे लेवल की क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने अभी बताया ना कि आउटर सरफेसेस पे चार्ज जो है वो टोटल का हाफ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब यहां कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुमने ये प्रूफ किया, इसलिए मैं कहता हूं हर चीज का प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। तुमने जब ये प्रूफ किया तो यहां पर इसको इसके बराबर किया। अगर तुम सोचो यहां पर कोई एक एक्सटर्नल फील्ड होता along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसकी वैल्यू ई नॉट होती, तो यहां पे प्लस ई नॉट आता या नहीं आता? और अगर वो प्लस ई नॉट वाला टर्म आता तो तुम जब इसको जीरो कर रहे होते तो तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हें ये वाला रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब मुद्दा नंबर 2 ये है कि आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज होंगे, सुन लेना ध्यान से, वो इक्वल एंड अपोजिट तभी होंगे। कब होंगे भैया, जल्दी बोलो। इक्वल एंड अपोजिट तभी होंगे जब देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आउटर सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट नहीं, इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्जेस। कहीं बीच में अगर अपोजिट बोल दिया हो तो क्षमा चाहूंगा। इक्वल चार्जेस होंगे, हैव इक्वल चार्जेस, और वो इक्वल चार्ज जो चार्ज है वो कितना होगा, समेशन ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये सिर्फ तभी वैलिड है जब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड। नोट डाउन करो फटाफट, सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी है। जब हम खुद से लिखते हैं ना अपनी कॉपी में, वैसे तो मैं जानता हूं आपको नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन आपको अपनी जो हैंड राइटिंग है ना उससे ज्यादा खूबसूरत किसी और की राइटिंग लग ही नहीं सकती है। चाहे मैं आपको बहुत कलरफुल नोट्स दे दूं, ऐसे नोट्स दे दूं जिसमें हर एक स्टेटमेंट 5-5 कलर से लिखा हो, हाईलाइट कर रखा हो, लेकिन वो भी नोट्स आपके किसी काम के नहीं है, वो भी रद्दी की तरह है तुम्हारे लिए। तुम जब अपने आप से लिखते हो ना, वो जो इंप्रेशन क्रिएट करता है ना तुम्हारे ब्रेन पर, वो तुम्हारे ब्रेन में जो मेमोरी क्रिएट होती है, जो डॉट क्रिएट होता है, जो इंपैक्ट क्रिएट होता है ना, वो किसी और के नोट से या किसी और की हैंड राइटिंग से नहीं हो सकता है। तो मैं आजकल देखता हूं कि लोगों के अंदर एक ट्रेंड आ गया है कि सर किसी और के नोट्स मिल जाते, सर ये पीडीएफ मिल जाता। इनसे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें लग रहा होगा कि अरे नहीं सर बहुत फायदा हो जाएगा, हमें पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी, मोबाइल में कलेक्ट कर लोगे, अपने लैपटॉप्स में फोल्डर्स बना लोगे, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। एक टॉपर स्टूडेंट वही बन सकता है जो हर चीज को खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखता है, चाहे वो हैंड राइटिंग किसी और को समझ में ना आती हो, लेकिन उसे खुद समझ में आती है। जब वो खुद से लिखता है ना, हर एक चीज को खुद से प्रूफ करता है ना, तो उसका जो इंप्रेशन पड़ता है ना, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल रिजल्ट निकल करके आता है, किसी और चीज से तुम कंपेयर नहीं कर सकते। नोट करो फटाफट, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा भाई, पानी वानी पिया जाए। हाँ, लोगों को लग रहा होगा सर क्या नोट करूं क्या नोट ना करूं, इसलिए कहता हूं साथ साथ नोट किया करो, क्योंकि साथ साथ नोट करोगे तो सबको समझ आएगा। तो जल्दी से बताओ फटाफट। फेसिंग सरफेसेस, फेसिंग मतलब जो आमने सामने है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। फेसिंग सरफेसेस पर चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ऑलवेज। ये भी लिख लेना, ये ऑलवेज वैलिड है भैया, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ये ऑफर हमेशा चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि स्टार मार्क करके नीचे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन यहाँ स्टार मार्क करके लिखा हुआ है ओनली आइसोलेटेड सिस्टम।
मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, इन प्लेट्स के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नाइस। तो मैदान में टिके हुए हो भाई। चलिए तो आगे बढ़े। ओके ग्रेट। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चंस को। देखो मेरा काम तो खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्चुअल वाइज मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपको मेरे साथ बराबर एफर्ट्स मारने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि ये दो कंडक्टिंग प्लेट, और इन प्लेट्स पे जो चार्ज है वो आपको दिया हुआ है, एक प्लेट पे चार्ज Q है और एक प्लेट पे चार्ज 2Q है। ठीक, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस। इन दो कंडक्टिंग प्लेट की सभी सरफेसेस पे चार्ज बताना है। कितनी देर का क्वेश्चन है। मैं शुरुआत करता हूं बाहर वाले चार्ज से। इस पे चार्ज 2Q, इस पे चार्ज Q। बाहर वाले पे कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना है 3Q, तो 3Q का हाफ 3Q/2। क्लियर। इस पे 3Q/2 तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस वाले पे कितना आएगा, टोटल चार्ज 2Q है, चार्ज कंजर्वेशन अगर लगा दें तो बेटा कितना हो जाएगा Q/2। अरे यस और नो, सोच लीजिए, पक्का। अब देखिएगा फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट, तो इस पे कितना आएगा -Q/2। चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे, अगर यहां पर टोटल चार्ज Q है और इनर सरफेस पे -Q/2 आया, तो बाहर वाले पे कितना आ जाएगा 3Q/2। एक सरफेस से चलते चले जाओ और जरा बाद में चेक कर लो कि इस वाली सरफेस पे चार्ज सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है तुमने कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया। कितनी देर का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगा तुम्हें चार्ज को लिखने में। मुझे लगता है 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर आपको बातें समझ आ गई हैं। समझ आया कैसे किया, आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज बटे हाफ, और फिर उसके बाद चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा दिया। बहुत बढ़िया। ये भी जरा सॉल्व करो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन मार्क पॉइंट। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे बोला जा रहा है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। ये क्वेश्चन कराने के पीछे एक मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो अभी आप करोगे तो समझ में आएगा। देखो पॉइंट ए पर इस वाली सरफेस की वजह से, देखना ध्यान से, जिस पे चार्ज कितना है 3Q/2, पॉइंट ए पर क्या फील्ड आगे की तरफ आएगा, पक्का। और इस वाली सरफेस की वजह से फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। और इन दोनों फील्ड की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि दोनों प्लेट पे चार्ज सेम है। तो एक्चुअली पॉइंट ए पर इन सरफेसेस की वजह से फील्ड होगा ही नहीं। अगर कोई पॉइंट दो प्लेट के बीच में है तो वहां पे जो भी फील्ड होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ फेसिंग सरफेसेस की वजह से ही होगा, क्योंकि आउटर सरफेसेस की वजह से तो कैंसिल आउट ही हो गया। यस और नो, क्योंकि इसकी वजह से और इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट आएगा। अब देखना इसी पॉइंट ए पर Q/2 की वजह से किधर आएगा, आगे की तरफ। क्या लिखोगे, Q/2/2A/0। बताया था थोड़ी देर पहले, Q/A/0, सॉरी 2A/0। इसकी वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड तो यही होगा और डायरेक्शन इसी तरफ होगा, ये समझो। इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड यही होगा, Q/2/2A/0। यस और नो, क्या सहमत हो? अगर सहमत हो तो दोनों को ऐड कर दो। ये क्यों लिखा इस तरफ समझ आ गया होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्लेट है। कैसी प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट। इन दोनों को जैसे ही तुम ऐड करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में हो गया 2A/0, ऊपर हो गया Q/2 प्लस Q/2। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास Q/2A/0, Q/2A/0। क्या लग रहा है, समझ में आया? आज के बाद जब भी मुझे दो प्लेट्स के बीच में फील्ड लिखना होगा ना, तो पता मैं डायरेक्टली किस तरीके से लिखूंगा। किसी भी एक प्लेट पे चार्ज देखूंगा Q/2 और चुपचाप से लिख दूंगा Q/2A/0। बस काम खत्म। आज के बाद इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बार सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मुझे एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अगली बार इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में अगर आप फील्ड निकालोगे तो इन दो प्लेट्स की वजह से ही आएगा और दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, इसलिए ये आ गया। क्लियर है? ये है तुम्हारा फील्ड। कहां पर, पॉइंट ए पर। चलो बहुत बढ़िया, पॉइंट बी पर आ जाओ। पॉइंट बी पर बताओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉइंट बी पर इन फेसिंग सरफेसेस की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस Q/2 की वजह से इधर आएगा डायरेक्शन। अब ये पॉजिटिव है
और इस माइनस क्यू बाई टू की वजह से इनवर्ड आएगा, तो ये दोनों फील्ड बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या मजेदार बात है, अगर बाहर निकल गए तो इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाता है और अंदर आ जाते हो तो बाहर वालों का कैंसिल आउट हो जाता है। याद रखने का सिंपल तरीका, बीच में निकालोगे दो सरफेस के बीच में तो बाहर वालों का इफेक्ट नहीं आएगा और बाहर निकालोगे तो अंदर वालों का इफेक्ट नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि ये इस बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जब मैं फील्ड लिखूंगा ना पॉइंट बी पर, तो देखना पॉइंट बी पर इसकी वजह से आएगा इधर और इसकी वजह से भी आएगा इधर। डायरेक्शन तो ये होगा पॉइंट बी पर इस डायरेक्शन में। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो इसी तरीके से लिखोगे 3q/2/2 एप्सिलॉन नॉट, 3q/2/2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये फील्ड की जो वैल्यू है वो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो 3q/2 दैट इज चार्ज और मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए एप्सिलॉन नॉट से। डायरेक्शन लिखना चाहो तो माइनस के आई कैप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। ये कैसे लिखा, चमका क्या? नहीं चमका तो लो भाई अभी चमक जाएगा। उस वाली प्लेट की वजह से क्या लिखते 3q/2/2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 3q/2/2a एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? अगर किसी एक प्लेट पर शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में ही, इनिशियली सेशन में मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी कि अगर किसी गिवन प्लेट पे चार्ज q है तो उसकी वजह से फील्ड होता है q/2a एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? तो वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देखो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 3q/2a एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। चेक करिए फटाफट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके चलिए अब थोड़ा सा यार लेवल बढ़ाते हैं। अभी तक जो भी मैंने चर्चा करी ना ये है बिल्कुल बेसिक लेवल। जेईई मेंस में इस प्रोफाइल के क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करना चाहिए। तो तैयार हो? अरे हो या नहीं? जोश बरकरार रहना चाहिए भैया, लास्ट मोमेंट तक टिकना है मैदान में। आज सब कुछ यहीं सीख करके जाना है, भले उसके लिए डिनर मिस करना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडक्टर का आज के बाद अगर कोई भी इस टॉपिक का सवाल आ जाए ना तो 1 मिनट से पहले सॉल्व होना चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से। अब जीवन में अगर कुछ बड़ा बदलाव लाना है तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। तो ऑल ऑफ यू आर रेडी? चले शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है जनाब। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन मुझे इस बार आंसर आप लोगों से चाहिए। इस बार 2 नहीं 3 प्लेट हैं, तीनों प्लेट पे चार्ज दिया है। इस प्लेट पे चार्ज है 5 कूलम, बीच वाली प्लेट पे चार्ज है -1 कूलम, ये माइनस है भैया, ठीक है। और इधर वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो है 2 कूलम। बहुत बढ़िया। 3 प्लेट 6 सरफेस। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में चार्ज ऑन ईच सरफेस, ए पार्ट। ए पार्ट सॉल्व करो, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन मार्क पॉइंट्स। ओके बहुत बढ़िया। फिर आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट। मैं तो कहूंगा कि भैया तीनों पार्ट ही ना स्टार मार्क है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो लगभग सारी चीजों का रिवीजन होने वाला है, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है यार, सब कुछ पूछ लिया। चार्ज बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, पोटेंशियल बता दो, और क्या करोगे भाई? चलो बताओ जल्दी से, टाइम पास मत करो बिल्कुल। यस क्या लिखने वाले हो? चलिए मुझे लगता है कि इतने समय में जिससे बनना होगा बन गया होगा और लोग टाइम पास कर रहे होंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? बाहर वाली सरफेस से। बाहर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना है। टोटल चार्ज बताओ पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? 5 + 2 7 -1 6। तो बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? टोटल का आधा आएगा। तो मेरे को लगता है बाहर वाली सरफेस पे 3 कूलम चार्ज आ गए +3। ये लो। अब एक प्लेट पे पता चल गया ना, आगे तो अपने आप लिखते चले जाएंगे चार्ज कंजर्वेशन। 5 3 बाहर वाली सरफेस पर है, तो जल्दी से बताओ अंदर वाली सरफेस पे कितना होगा? अंदर वाली सरफेस पे आएगा 2। यस और नो? फेसिंग सरफेसेस पे चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो अगर इधर +2 तो इस वाली सरफेस पे क्या आएगा? -2। पक्का? बहुत बढ़िया। -2, लेकिन टोटल चार्ज है -1, तो इस वाली सरफेस पे कितना आएगा? +1। देख लेना, चार्ज कंजर्वेशन फेल नहीं होना चाहिए भैया। -2 + 1 -1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर इस पे +1 है तो इक्वल एंड अपोजिट, तो यहां क्या आएगा? -1। और टोटल चार्ज कितना था? 2 कूलम। अगर अंदर वाली सरफेस पे -1 है तो बाहर वाले पे कितना आएगा? +3। देख लो, बाहर वाली सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है,
इसका मतलब तुमने जो भी कैलकुलेशन करी है वो एकदम परफेक्ट की है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या यहां पर तुम्हें चार्जेस ऑन ईच सरफेस दिखाई दे चुके हैं? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन मार्क पॉइंट। मुझे लगता है ये सवाल सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। बी पार्ट सॉल्व करने में अब तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। पॉइंट ए पर जब फील्ड लिखेंगे तो बाहर वाली सरफेसेस का फील्ड नहीं आएगा, सिर्फ फेसिंग सरफेसेस का आएगा। फेसिंग सरफेस चार्ज कितना है? 2, तो पता है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं चार्ज इज 2 डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन आई कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। चमक गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सिमिलरली पॉइंट बी पे लिखना है। पॉइंट बी पे क्या लिखोगे? पॉइंट बी फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज कितना है? 1, तो यहां पे डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। नहीं आ रहा बेटा, बहुत ही आसान है। अगर आपसे मैं कहूं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, कर पाओगे? फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगी, इस तरीके से बनेंगी फील्ड लाइंस। यस और नो? और यहां पे अगर फील्ड लाइंस बनाओगे तो ऐसे बनेंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सर आपने ज्यादा बनाई थी या कम बनाई है? ऑफ कोर्स, यहाँ पे चार्ज है +2 और यहाँ पे चार्ज है 1, तो आपको पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट होती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ये क्यों बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, आप लिखा करते थे इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस देने के पीछे कुछ लॉजिक था। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ना शुरुआत में कि यार इन दो प्लेट्स के बीच का ये डिस्टेंस क्यों दिया हुआ है? ये डिस्टेंस इसलिए दिया हुआ था क्योंकि तुम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि थर्ड पार्ट अगर सॉल्व करना है ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और मैं तो कहता हूं बहुत ही आसान होता है निकाल पाना। तुम्हें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 2 बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, कितना चले यहां से यहां? डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। ये लो, ये आ गया इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां जाओगे, लिखने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में निकालना है। इन दो के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितना है? ये लिखा हुआ है 1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितना है? 2d। दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने लिखा है ना, ये क्या है? पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ 2, और ये वाला जो टर्म लिखा है ये क्या है? पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 3। आपको लग रहा होगा ये मैंने कैसे लिख दिया? एक बात बताओ, इफ यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल बढ़ता है घटता है? घटता है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहां से यहां तक मूव किया तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। और एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा ना, तो प्लेट 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है V1 माइनस V2, और यहां पे 2 से 3 जाते हुए भी पोटेंशियल घटेगा, इसको लिखा V2 माइनस V3। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता है आगे जाकर के जब आप कैपेसिटर पढ़ते हैं तो वहां पर ये सब चीजें बहुत ही यूज होती है, क्योंकि कैपेसिटर्स में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में तो सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं भाई। तो ये मत सोचो कि ये टॉपिक का कोई ज्यादा यूज नहीं है। अबे भाई अगर ये बात समझ आ गई ना तो कैपेसिटर के 30 to 40% क्वेश्चन तो आपसे वैसे सॉल्व हो गए। आपको देख के समझ आ रहा होगा, दिस इज व्हाट V1 माइनस ऑफ V3, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया बेटा? इसको सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से लिखना है आज के बाद सोचना ही नहीं, E इंटू डी, क्योंकि हमें पता है कि दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्टली लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी और लो पोटेंशियल पे होगी ये मैं अपने दिमाग से निकाल लूंगा। और आपका अगर बिल्कुल कॉमन सेंस काम ही नहीं कर रहा है
तो फॉर्मूला आपके सामने जिंदाबाद है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप ये समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बराबर क्या लिखोगे, दो प्लेट्स के बीच में माइनस ई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। जिन्हें फॉर्मूलेबाजी करने का शौक है वो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? जल्दी बताओ भाई, समझ आ रहा है तुम लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कुछ बेनिफिशियल है आज का लेक्चर आप लोगों के लिए? दिमाग खुला कि नहीं खुला? काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी होपफुली। बहुत अच्छे, ग्रेट, शानदार। चलिए आगे बढ़ूंगा जनाब। अगला सवाल अगेन थोड़ा सा हट करके है आपके सामने स्क्रीन पर। सिचुएशन क्या है सुनिएगा। 3 प्लेट्स, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस 2d। प्लेट 1 को 3 से कनेक्ट किया गया। इनिशियली ये स्विच ओपन था। देखो जब ये स्विच ओपन होगा तो इन सरफेसेस पे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो। लिख ही लेते हैं चलो। अगर मान लो जब ये स्विच ओपन है और मैं आपसे पूछूं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो तुम बताना टोटल चार्ज कितना है, 2 + 1 + 1। टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, 4। बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा, 4 का आधा, यस और नो? तो बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा, 2। पक्का? इनर सरफेस पे मुझे लग रहा है 0 आएगा भैया, क्योंकि टोटल चार्ज ही 2 था। यहां भी कितना आएगा, 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। ये जो तुमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ये कब लिखा है, जब यहां पर ये स्विच ओपन था। अब मैंने ये स्विच को क्लोज कर दिया, तो अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ईच सरफेस आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा? अरे होगा क्या भाई? क्या इन सरफेसेस के ऊपर जो चार्जेस हैं वो चेंज होंगे या नहीं होंगे? सोचिए, क्या इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट करने से फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। सोचिए क्यों पड़ेगा? एक्चुअली आपने जैसे ही कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट किया तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि यहां पे चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि देयर विल बी अ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट। मतलब अगर हम स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं फाइनली, तो स्टैटिक कंडीशन में इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, सो देयर विल बी अ नो पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताओ हाउ विल बी अप्रोच। देखो तरीका बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पर मुझे पता है कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा डाउट आते हैं। तरीका सुनना। चार्ज चाहे इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, टोटल चार्ज तो पूरे सिस्टम का सेम ही रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन, पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था, 4। कितना था, 4। तो आज भी 4 ही रहेगा। तो बाहर वाली सरफेस पे तो आज भी 2 कूलम चार्ज ही होगा, इस वाले पे +2 ही रहेगा। कौन बताएगा? अरे भाई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही तो हुआ है। ये तो वही वाली बात हो गई, अपने घर परिवार में एक इंसान पे पैसे ज्यादा थे और दूसरे भाई पे पैसे नहीं थे। दूसरा भाई थोड़ा गरीब था, उसको अच्छा नहीं लगा, दोनों भाई ने वायर कनेक्ट कर लिया और वहां पे पैसे ट्रांसफर हुए। कब तक हुए? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। लेकिन वहां पे जो पैसों का आदान प्रदान हुआ वो घर में ही तो हुआ, एक से दूसरे पे चले गए। तो वही कहानी है। हो सकता है कि कुछ चार्ज यहां से इधर चला जाए या यहां से इधर आ जाए, मुझे डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन टोटल चार्ज तो 4 ही रहेगा। पक्का? बोलो भाई, चमक रहा है, बाउंस तो नहीं मार रहा। सहमत हो? बहुत बढ़िया। हाँ, अंदर वाली सरफेस पे अब मैं 0 नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ हो, कुछ यहां से यहां ट्रांसफर हुआ हो, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज चेंज हो गया हो। तो इस वाली प्लेट का चार्ज नहीं पता तो इसको x मान लो, जो नहीं पता उसको x मान लो। अगर इस पे x है तो ये समझ आ रहा होगा इस पे -(x) हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन देखो बीच वाली प्लेट तो किसी से भी कनेक्ट नहीं थी, तो बीच वाली प्लेट पे तो टोटल चार्ज जो है तुम्हारा वो तो 1 ही रहेगा। तो अगर इस वाली प्लेट पे -(x) आ गया तो गारंटी है कि इस वाली प्लेट पे कितना आएगा, 1 + x।
ऐसे क्यों लिखा समझ आ रहा है? क्योंकि जब टोटल सम करोगे तो 1 आना चाहिए। इस पे 1 प्लस एक्स आया तो इस पे कितना आएगा? माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। और इस पे माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया तो यहाँ पे तो हमें वैसे ही पता है यहाँ तो 2 ही रहेगा। ठीक है, आउटर सरफेसेस पे तो चार्ज चेंज नहीं होगा। अब हमें एक्स निकालना है, कौन बताएगा? हाँ भाई, कौन भाई? अक्षत बताएगा क्या भाई? देखते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। हमें यहाँ पर एक्स कैलकुलेट करना है, कैसे अप्रोच करें? ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। हाँ, कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा स्टेप है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो और जीरो कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोटेंशियल लिखना क्यों सिखाया था? आपको समझ में आ रहा है कि जो प्लेट 1 है और जो प्लेट 3 है उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख करके सम जीरो कर दो ना यार। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना बहुत आसान है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ई इंटू डी करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताना, यहाँ पे चार्ज एक्स था तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखोगे? एक्स बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस कितना चला डी। नेट फील्ड बीच में एक्स बाय ए एप्सिलॉन नॉट होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा, इंटू डी। यहां से इधर जाओगे तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से यहां जाने पर चेंज 2d। और पता है इस बात की तुम टेंशन मत लो कि कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा, बहुत बढ़िया तरीका होता है, टोटल सम लिखो बराबर जीरो कर दो, अपने आप कहीं बढ़ रहा होगा कहीं घट रहा होगा, अपन को क्या टेंशन लेनी है? हो सकता है कहीं बढ़ाओ कहीं घटाओ, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। तो नेट फील्ड लिखो, ये है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो कर दो। मुझे लगता है सॉल्व हो चुका है। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा x प्लस 2 प्लस 2x बराबर 0। ये आ गया 3x बराबर -2, तो x की वैल्यू आ रही है -2/3। क्या तुम लोगों का यही आंसर आ रहा है? ये तो x आया -2/3, x की वैल्यू -2/3 आ गई। देख लो, अपन ने x का साइन डिसाइड नहीं किया था, अपन तो x को पॉजिटिव मानते हुए काम कर रहे थे। सॉल्व किया, मैथ्स ने अपने आप बता दिया x -2/3 आ गया। अगर x -2/3 आ गया तो तुम्हें हर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया, यस और नो? इस वाली सरफेस पे कितना हो गया चार्ज? -2/3। इस वाली सरफेस पे कितना हो गया? माइनस ऑफ -2/3। इस वाले पे कितना हो जाएगा? 1 - 2/3, दैट इज व्हाट? 1/3। इस पे माइनस के 1/3। क्लियर है? एक सवाल और पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। ये एक स्विच है ना, तो जब हमने स्विच को कनेक्ट किया तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, इसको निकालना है। तो सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इस प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था बेटा? इनिशियल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज बताना, 2 था। और फाइनली कितना चार्ज हो गया इस प्लेट पर? देखो ध्यान से, फाइनली इस प्लेट पे जो चार्ज है वो कितना हो गया? वो हो गया बेटा 2 - 2/3। तो ये चार्ज तुम्हारे सामने साफ साफ कितना आ गया? 4/3। तुम देख पा रहे हो चार्ज कम हो गया। चार्ज कम होने का मतलब क्या है? जैसे ही तुमने स्विच को कनेक्ट किया यहां से चार्ज फ्लो किया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है, क्या निकाल सकते हो? पहले चार्ज था 2, बाद में है 4/3, तो मैं कहूंगा जो डिफरेंस है वही अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो किया है। दैट इज व्हाट 6 - 4, दैट इज 2/3 कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो। क्या लग रहा है, समझ में आया? चार्ज कहां से कहां फ्लो किया? फर्स्ट प्लेट से थर्ड प्लेट। आप ये समझ लीजिए कि आपका कैपेसिटर का भी रिवीजन चल रहा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में मिलते हैं कि एक प्लेट को तीसरी प्लेट से कनेक्ट कर दिया, बताओ चार्ज कितना फ्लो करेगा। ऐसी तो क्वेश्चंस हैं ये। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सहमत हो? आगे बढ़ूं? तैयार हो? बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार क्वेश्चन। मुझे लग रहा है एनर्जी कम हो गई यार तुम लोगों की। ऐसे दोगे क्या तुम जेई एडवांस का पेपर? 3 घंटे तक पेशेंस रखना पड़ता है, और अभी तो हमें लगता है मुश्किल से 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे में तुम्हारी बत्ती गुल हो रही है क्या? मैदान में टिकना है लास्ट मोमेंट तक, लड़ेंगे, गिरेंगे, दोबारा खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, हिम्मत बरकरार रखनी है। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। शानदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों से नहीं होता, लेकिन मुझे पता है तुमसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुमने आज हर एक एक बात को समझा है। तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन चूरन सवाल है, एकदम लड्डू सवाल है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए शानदार नहीं है ये शानदार अपने गरीब भाई बंधुओं के लिए है। क्वेश्चन क्या है?
ओहो, 2 प्लेट, एक पे चार्ज Q दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, और दूसरे पे चार्ज कितना बेटा 2Q। और यहां पर एक और चीज है, देख लेना ध्यान से कि देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एक E0 भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है चार्ज ऑन ईच सरफेस। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर तुम आज ये नहीं बोल सकते कि बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज है ना वो टोटल का हाफ हो जाएगा। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो 3Q/2 हो जाएगा? कितने लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है, जल्दी से बताओ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बाहर वाली सरफेस पे चार्ज 3Q/2 हो जाएगा, तो मैं बता दूं एकदम गलत है बेटा, नहीं होगा। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्रूफ किया था, देखो पीछे जाकर के, अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रूफ कर चुका हूं। बाहर वाले पे इक्वल चार्जेस तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब सिस्टम आइसोलेटेड होता। लेकिन अभी तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है देयर इज अ एक्सटर्नल फील्ड, तो ये गलत है, ये एकदम गलत है, बिल्कुल ऐसा तो कर ही नहीं सकते। मतलब ये बाहर वाली जो सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है, इस पर 3Q/2 मत कर देना। तो फिर क्या करें सर, पता नहीं मुझे, सॉल्व करेंगे, अननोन है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है, अननोन है। अप्रोच देखिएगा, तरीका बताता हूं। अभी मैं नहीं बता सकता बाहर वाली सरफेस पे चार्ज क्या होगा, इसको x मान लेते हैं, ठीक। अगर बेटा इसको x मानोगे तो इस वाली सरफेस पे क्या लिखोगे, Q-x, चार्ज कंजर्वेशन लिखोगे। इस वाली सरफेस पे हो जाएगा -Q-x, यस और नो। और इस वाली सरफेस पे बताओ क्या लिखोगे, टोटल चार्ज 2Q है, टोटल चार्ज कितना है 2Q, क्या लिखोगे बताओ। चार्ज कंजर्वेशन लगा दो बेटे, क्या लगा दोगे, चार्ज कंजर्वेशन। तो बताओ इस वाली सरफेस पे क्या लिखने वाले हो, नहीं आ रहा समझ, टोटल चार्ज 2Q मान लो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो Q2 मान लो, लेकिन ये समझ में आ रहा है Q2 माइनस Q प्लस x, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 2Q, तो Q2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3Q माइनस x, मतलब इस वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 3Q माइनस x हो जाएगा। पहले तो ये समझ में आया आपको, यहाँ पे बेटा x माना, इस वाली सरफेस पे Q माइनस x। फेसिंग सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, ऑलवेज वैलिड, याद आ रहा है, चाहे एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो। तो यहाँ पे फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट, और इस वाली सरफेस पे अगर तुम चार्ज लिखोगे तो जरा ऑब्जर्व करना कि इस वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो कैसे लिखोगे, टोटल चार्ज कितना है 2Q, अंदर वाली सरफेस पे तुम्हें चार्ज पता था, तो यहां से ही आ गया, इससे x थोड़ी आ गया, x तो निकालना है। व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, ये बताओ कि किस तरीके से x कैलकुलेट करोगे। हाँ भाई, क्या लिख रहे हो, जल्दी बताओ भाई, अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो इसके आगे क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सोच लो आराम से। हाँ भाई अक्षत, यहां पर आप क्या करो, एक पॉइंट P कंसिडर करो, एंड दिस पॉइंट P शुड बी इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट। ये जो पॉइंट P है वो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर होना चाहिए, और इस पॉइंट P पर नेट फील्ड लिखो, सुन लेना ध्यान से, क्या लिखो, नेट फील्ड लिखो और उसको 0 कर दो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम इस पॉइंट P पर फील्ड इन दो की वजह से लिखोगे ना, इन दोनों का 0 हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, तो इस पॉइंट P पर सिर्फ इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस का ही आएगा। तो बस हमें इस वाले पॉइंट पर इन दोनों का फील्ड लिखना है और एक एक्सटर्नल फील्ड लिखना है और ऐड कर देना है। तो देखना पॉइंट P पर इसकी वजह से कितना फील्ड आएगा, x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, बहुत बढ़िया, प्लस, और इसकी वजह से कितना लिखोगे, इसकी वजह से बेटा इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ऐसे लिखोगे 3Q माइनस x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक एक्सटर्नल फील्ड भी है E0, इन सबका समेशन 0 करना है। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे 2 एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस के 3Q प्लस x प्लस E0 मल्टीप्लाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। मुझे लगता है यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है,
यहां से आप देख पा रहे होगे 2x बराबर क्या लिखेंगे 3q माइनस ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। यहां से x आता है 3q बाई 2 माइनस ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। क्या यही तुम्हारी x की वैल्यू आ रही है क्या? चेक करो भाई। 3q बाई 2 माइनस ई नॉट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। फंडा समझ में आया? देख लो आंसर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, ई नॉट के टर्म्स में आ रहा है और आना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अपन ने क्या किया, एक सरफेस पे x माना, उसके बाद चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया और कंडक्टिंग प्लेट के अंदर एक पॉइंट P कंसिडर किया और वहां पे नेट फील्ड लिखा है। क्या लिखा है बेटा? नेट फील्ड लिखा है। नेट फील्ड जब लिखेंगे तो इन दोनों प्लेट का कैंसिल हो गया, देख लो आराम से, x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये टर्म आ चुका है। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। तो अगर x की वैल्यू आ गई है, क्या सभी सरफेसेस पे तुम्हें चार्ज पता चल गया? पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछता कि अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो अंदर वाली सरफेस पे क्या लिखते? q माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या लिखते? 3q बाई 2 माइनस ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना भाई?